माझा हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राकेश सोनी जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका राकेश जी। दरअसल राकेश जी 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। राकेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर आपने क्राइम रिपोर्टिंग ही क्यों चूज की? बिल्कुल, देखिए, पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप जिस फील्ड में जाते हैं तो लोगों की समस्या, और चाहे वो क्राइम से जुड़ी हो चाहे समस्या हो, सबका दिखाने का काम एक पत्रकार का होता है, क्योंकि आईना है पत्रकार। जो लोगों के साथ जो चीज़ें घट रही होती हैं, चाहे वो आपराधिक तत्व की हो चाहे समस्याएं हो, कोई भी समस्या हो, पत्रकार का काम है उन चीज़ों को लोगों तक, चाहे प्रशासन के लोग हों उन तक पहुँचाना, चाहे जो लोग उस खबर को नहीं जानते, जो समस्या को नहीं जानते उस समस्या तक पहुँचाना, ये काम है पत्रकार का। और पत्रकारिता जगत में आने का मकसद ही मेरा यही था कि जो लोगों की समस्या है उससे लोगों को, जो प्रशासन के लोग हैं उनको दो चार कराया जाए, और साथ ही साथ जो लोग हैं जो नहीं जानते उन तक ये खबर पहुंचाई जाए। जब आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं तो उस वक्त बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो एक आम इंसान फेस नहीं कर सकता। उस वक्त आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखिए, पत्रकार के लिए हमेशा अगर किसी खबर पर जाता है, क्राइम की खबर पर जाता है, तो दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन सबसे पहले होता है कि अगर हम जिस खबर के लिए गए उस खबर को कवर करें। समस्याएं होती हैं क्योंकि कभी कभी होता है कि प्रशासन के लोग भी नहीं चाहते हैं कि उस खबर को हम कवर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो खुद प्रशासन उसमें कहीं ना कहीं घेरे में आता है, तो इसलिए सबसे बड़ी बात होती है कि प्रशासन भी नहीं चाहता है। लेकिन एक पत्रकार का काम होता है कि उस खबर को निकालना, जिस खबर पर वो गया उस खबर को करना है, तो उस खबर को हम लोग करते हैं, चाहे जीरो ग्राउंड तक जाना पड़े, चाहे जिस तरीके से। अगर लोगों की समस्या है, अगर क्राइम की खबर की बात करी जाए तो क्राइम की बहुत सी खबरें होती हैं कि जिसके साथ वो घटना घटित होती है वो चाहता है कि उसकी जो समस्या है उसका समाधान हो, लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंचे, प्रशासन तक वो आवाज़ पहुंचे। तो बाकायदा हम लोग एक पहले उस तरीके का माहौल देखते हैं कि सामने वाला क्या है, किस तरीके के माहौल में है। कि अगर किसी के साथ आप सपोज डेट मानिए कि अगर रेप की घटना होती है तो हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि रेप की जिस पीड़िता के साथ ये घटना घटी है तो उसका एक इंटरव्यू लिया जाए, उससे पूरी जानकारी ली जाए, वो प्रशासन तक पहुँचाई जाए कि किस तरीके का है। क्योंकि रेप पीड़िता का हम लोग कभी भी चेहरा चाहे उसकी आइडेंटिटी हम लोग नहीं चला सकते हैं। अभी आपने बात की प्रशासन की, एक बहुत अहम मुद्दा है प्रशासन का। कई जगह ऐसी होती है जहां पे प्रेस भी अलाउड नहीं होती, आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप ऐसे में बताइए कि क्या कभी जहां पे प्रेस अलाउड ना हो तो आपको कभी प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली है? देखिए, बहुत जगह ऐसी होती है कि कभी कभी होता है कि हम लोगों के पास अगर क्राइम की खबरें हम लोग करने जाते हैं तो बहुत जगह ऐसा होता है कि आरोपी जो होते हैं उनके विजुअल कराने के लिए पुलिस हमेशा मना करती है कि उनकी आइडेंटिटी नहीं खोलेंगे। तो हम लोगों के लिए होता है कि कहीं अगर हमारा कैमरा नहीं पहुँच पाता तो हम लोग किसी भी तरीके से, और भी हमारे पास बहुत से साधन होते हैं, चाहे हम वो मोबाइल के जरिए, चाहे स्पाई कैम होता है, हम लोग उसके जरिए वो खबर को कवर करते हैं और बाकायदा लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैंने बताया आपको अनुपमा कि आप जो रिपोर्टर होता है उसके लिए सबसे अहम होता है कि जिस खबर पर वो जाता है उस खबर को लोगों तक पहुँचाना, और वो जद्दोजहद में लग जाता है। क्योंकि एक माइंड मेकअप जो हमारा होता है, एक फोकस होता है खबर। क्योंकि लोग अगर हमारे चैनल को देखते हैं और लोग अगर मुझे देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ इसलिए देखेंगे कि मैं किस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ। खबरें तमाम चैनलों पे चलती हैं, लेकिन मकसद होता है हर चैनल का कि अलग अलग खबर दिखाना, क्योंकि टीआरपी की आज की डेट में बहुत सी होड़ मची हुई है। लेकिन अलग और सटीक खबर दिखाना, ये एक रिपोर्टर का दायित्व बनता है कि वो अपनी खबरों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए मेन महत्व होता है खबर, और खबर के लिए हम लोग जाने जाते हैं। जी राकेश जी, कभी ऐसा हुआ हो कि प्रशासन ने मना कर दिया तो अब आपने अपने सोर्सेज लगाए हों? कोई ऐसी घटना हमारे दर्शकों को बताइए जिस टाइम पे आपने अपने सोर्सेज यूज किए हों। देखिए, बहुत सी खबरें हुई हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि क्राइम की जितनी भी खबरें होती हैं उसमें अधिकतर होता है कि प्रशासन की तरफ से मना ही होता है, उन खबरों को कवर नहीं किया जाता। क्योंकि अगर पुलिस का अगर कोई भी अगर काम होता है, गुड वर्क होता है, तो पुलिस उसके बारे में हमसे बहुत हर पत्रकार से साझा करती है कि आज हम लोगों ने ये अच्छा गुड वर्क किया है। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पत्रकारों को बुलाया जाता है। लेकिन अगर कोई रेप की वारदात घटित होती है, चाहे कोई मर्डर होता है, चाहे चोरी, तो उस चीज़ों को प्रशासन हमेशा छुपाता है। तो उसके लिए हम लोग अपने जो सोर्स होते हैं, जो जिस तरीके से कहा जाता है कि जो हमारे वेल विशर होते हैं, वो लोग हमें खबर बताते हैं, उनसे हम साझा करते हैं, और बाकायदा हम उनका नाम भी हमेशा गुप्त रखते हैं क्योंकि वो हमारे सोर्स हैं, वो हम लोगों को खबर बताते हैं। तो उनसे खबर हम कंफर्म करके बाकायदा खबर चलाते हैं, और बाकायदा उन पीड़ित लोगों से भी मिलते हैं जो पीड़ित लोग होते हैं, जो भुक्तभोगी होते हैं, जिनके साथ ये घटना घटती है। जी राकेश जी, अभी हमने बात की मीडिया की, प्रशासन की, अब हम बात करते हैं डर और खौफ की। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, चाहे हमारा देश हो चाहे विदेश हो, पत्रकार आज के समय में कहीं भी महफूज नहीं है। तो आप एज अ क्राइम रिपोर्टर, आपको रात को बाहर निकलना पड़ता होगा, तो क्या कभी आपको डर महसूस नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं 8 साल पहले जब पत्रकारिता में आया था तब से थोड़ा सा अपने अंदर से धीरे धीरे जो खौफ है उसको ख़त्म करने की कोशिश करी, और आज
बिल्कुल जिस तरीके से, क्योंकि 8 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया मुझे, तो पत्रकारिता में आने के बाद मैंने अपने खौफ को सबसे पहले ख़त्म किया। क्योंकि आज की डेट में मैं बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर पुलिस वाले भी नहीं पहुँचते, वहाँ पर मैं पहले पहुँचता हूँ, खबर को कन्फर्म करने के बाद खबर करता हूँ, उसको लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस फील्ड में हैं, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे पहले अपने अंदर का डर निकालना होगा। डरने की अगर बात करें तो मैं आज की डेट में सिर्फ ऊपर वाले से डरता ना था, मैं किसी प्रशासन के लोगों से भी नहीं डरता, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें हमारा काम है कि एक लोगों की जो समस्या उसको दिखाना, लोगों को जागरूक कराना, प्रशासन तक लोगों की आवाज़ पहुँचाना। तो अपने अंदर का जो डर है वो सबसे पहले मैंने निकाला, और आज शायद इसी वजह से मैं इस फील्ड में अभी तक जीवित हूँ और मौजूद हूँ, शायद इसीलिए। अभी इससे पहले हमने बात की सोर्सेज की, आप हमारे दर्शकों को कुछ सोर्सेज के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है कि जो समाज के लोग हैं उन्हीं में सब लोग हमारे जानकार होते हैं, और सभी के पास हम लोगों के नंबर होते हैं, चाहे प्रशासन के लोग। और कहीं ना कहीं आज के डेट में एक मीडिया एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जो लोगों की ज़रूरत है। चौथा स्तंभ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अब लोगों की ज़रूरत है कि हर कोई चाहता है जो उसकी समस्या है उसका समाधान हो। तो लोगों तक इस तरीके के हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पहुंच चुके हैं कि लोग हमें खुद कॉल करके बताते हैं कि हमारे इलाके में ये समस्या है, चाहे वो किसी भी तरीके की क्राइम रिपोर्टिंग की बात हो, चाहे खुद यानी कि जन समस्या हो, तो लोग खुद बताते हैं। तो ये इस तरीके के सोर्स बन चुके हैं आज की डेट में, इसलिए हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। जी राकेश जी, अभी हमने बात की सोर्सेज की, मीडिया की, प्रशासन की। अब हम बात करते हैं दिल्ली में बढ़ते रेप केसेस की। आप एज अ क्राइम रिपोर्टर हैं तो आप कई सारे रेप केसेस कवर करते होंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है 16 दिसंबर 2012 के रेप केस के बाद क्या दिल्ली में गैंग रेप केसेस बढ़े हैं या घटे हैं? बिल्कुल, देखिए अनुपमा, मैं सबसे ज़्यादा रेप केसेस को बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्योंकि क्राइम फील्ड में तो सारी खबरें कंफर्म हम लोग करते हैं और कवर भी कर रहे हैं। तो रेप केसेस की अगर बात की जाए तो रेप केसेस आज की डेट में जिस तरीके से पुलिस का भी अनुभव रहा, चाहे हम लोगों का खुद का अनुभव है कि 40% तक जो रेप के केसेस होते हैं वही कहीं ना कहीं जेन्युइन होते हैं। 60% जो केसेस हैं पुलिस की भी मजबूरी है कि उन केसों को रेस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि एक ऑर्डर है कोर्ट की तरफ से कि जो भी अगर कोई पीड़िता आती है, अगर वो बताती है तो अपनी समस्या बताती है, तो अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसके बाद ही कोर्ट कोई भी फैसला करेगा। तो रेप केसेस के आंकड़े इसी वजह से बढ़ गए। लेकिन देखा जाए तो अगर जेन्युइन, अगर जिस तरीके से हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, तो अगर 60 और 40% का डिफरेंस है, यानी 40% के करीब जो केसेस हैं वही सही माने जाते हैं, क्योंकि बच्चियों के साथ जो रेप होता है वो गलत है बिल्कुल, क्योंकि अपराध है। और देखा जाए तो बहुत से बड़ी लड़कियां होती जो बताती हैं कि शुरू में कि वो लिविंग में रह रही होती, शादी का झांसा दिया जाता है, तो लगातार अगर 3-4 साल तक वो लिविंग रिलेशन में रहती हैं, उसके बाद अपने आप को बताती हैं और थाने में जाके अगर मुकदमा दर्ज कराती है, तो साथ ही साथ अपने साथ साथ वो दूसरे वाले की भी जिंदगी, दोनों की जिंदगी खराब कर रही होती। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं रेप के आंकड़े इसी वजह से बढ़े, अन्यथा दिल्ली के अंदर देखा जाए तो उस तरीके के रेप के आंकड़े नहीं है जिस तरीके से दिखाए जाते हैं हमेशा। जी राकेश जी, अभी आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया कि जो बच्चियां होती हैं उनके केस दर्ज नहीं होते, तो ऐसे में क्या जो बच्चियों के साथ बलात्कार होता है वो बलात्कार के नाम से नहीं दिया जाएगा? क्या उसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो क्या जो बलात्कारी होता है उन्हें सजा नहीं दी जाएगी? देखिए, आसपास की जो घटनाएं होती है बच्चियों की, जो सबसे बड़ी बात अगर बात करी जाए, बच्चों के साथ जो भी घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग होते हैं वो भी उस आवाज़ को दबा लेते हैं, बच्चियों की आवाज़ को दबा लेते हैं। कुछ लोग हैं जिस तरीके से लोग जागरूक हो चुके हैं, बाकायदा मीडिया के बारे में जानते हैं, तो मीडिया तक अपने लोगों तक आवाज़ पहुँचाते हैं, मीडिया को एक माध्यम बनाते हैं, क्योंकि अधिकतर प्रशासन के पास भी लोग जाते हैं तो जल्दी उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन अब कहीं ना कहीं कार्यशैली दिल्ली पुलिस की भी बदल चुकी है, तो बाकायदा काम करने का तरीका अलग है, तो दिल्ली पुलिस इन चीज़ों पर ध्यान देती है। शायद इसी वजह से जो रेप के अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जरूर बढ़ गए, लेकिन अगर सच्चाई की बात करी जाए तो सच्चाई में आंकड़े 40 और 60% के हिसाब से ही, क्योंकि 40% तक की जो मैंने बताया आपको कि 40% तक के जो आंकड़े हैं वही सही पाए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा रिपोर्टिंग करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जरूर निकल के आती हैं कि कुछ लोग, लड़कियां होती जो अगर 18 से प्लस के जो हैं अलर्ट लड़कियां हैं, वो हमेशा ही अपना लिविंग रिलेशन में रहने के बाद ही कहीं ना कहीं वो रेप के मामले दर्ज कराती हैं। कुछ ही मामले ऐसे होते हैं कि जो सही पाए जाते हैं, बाकी कहीं ना कहीं उस मामले में कोर्ट भी उनको फटकार लगाता है बाकायदा। जी राकेश जी, अभी हमने बात की बच्चियों के रेप केस दर्ज होने की बात में, तो अगर उनके रेप केस दर्ज नहीं होते, ऐसे में उनकी कौन सुनेगा? प्रशासन सुनेगा, सरकार सुनेगी? किसकी गलती मानी जाए कि अगर उनके रेप केसेस दर्ज नहीं होते, ऐसे में किसकी गलती है? बिल्कुल, देखिए इसी के लिए अनुपमा, क्योंकि पत्रकार इसीलिए बना हुआ, शायद वही समस्याओं को पत्रकार दिखाता है कि बहुत सी जो रेप पीड़िता बच्चियां हैं, चाहे महिलाएं हैं, जो भी होता है, जो उनकी आवाज़ प्रशासन भी नहीं सुन पाता, चाहे वो लोग नहीं जाना चाहते। कुछ लोग एक डर होता है, समाज के अंदर रहते हैं तो उनकी बदनामी का डर होता है, शायद इस वजह से भी वो अपनी बच्चियों को भी समझाते हैं और शायद कहीं ना कहीं घुट घुट के ज़िंदगी जीते हैं।
लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अगर बात करी जाए, क्योंकि हर चीज़ एक मॉडल तरीके से हो चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं, तो बाकायदा ये चीज़ें अब सामने आने लगी हैं। अंकुश कहीं ना कहीं लगा है, क्राइम के ऊपर अंकुश लगा है, क्योंकि रेप की अगर केसेस की बात की जाए तो उस पर भी अंकुश लगा है। लेकिन अपराध जो है दिल्ली में है, लगातार है, इनकी चीज़ों की मांग मैं खुद मानता हूं, क्योंकि मैं खुद क्राइम रिपोर्टिंग करता हूं, तो अपराध जो है वो बढ़ा है, घटा नहीं है दिल्ली के अंदर। लगातार जो अगर रेप के आंकड़ों की बात की जाए वो भी हर साल बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस खुद सालाना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें ये चीज़ें बताती है कि कितने मामले उन्होंने रजिस्टर्ड किए, क्योंकि हम लोगों को भी आंकड़े उन्हीं से मिलते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो आंकड़े जाहिर सी बात बढ़े हैं। लेकिन बच्चियों की अगर बात करी जाए तो बच्चियों के लिए मैं तो यही कहूँगा, जो उनके माँ बाप के साथ अगर जो घटना घटती है तो उनको वो छुपाए ना, दिल्ली पुलिस के साथ वो साझा करें, चाहे जो भी उनके इलाके के जो जिम्मेदार लोग हों उनसे वो साझा करें और बाकायदा अपनी जानकारी दें। जिस तरीके से उनके बच्चियों के साथ कोई भी, चाहे स्कूल में जाती हुई बच्ची हो, चाहे घर में रहने वाली बच्ची हो, जिनके साथ भी अगर कोई घटना होती है उस घटना के बारे में जरूर वो जो जानकार लोग हों उनके साथ साझा करें। जी राकेश जी, अभी आपने बात की अंकुश की। जहां तक हम देखते हैं कि दिल्ली में रोज रेप केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो एज अ क्राइम रिपोर्टर आपने महसूस किया है कि क्या 16 दिसंबर के बाद रेप केसेस बढ़ गए हैं या घट गए हैं? बिल्कुल, देखिए रेप के मामले बढ़ गए हैं। रेप की अगर जिस तरीके से देखा जाए तो 16 दिसंबर के बाद रेप के मामले बढ़ गए, क्योंकि मैंने खुद उसको कवर किया था। लोग जागरूक हो गए और कहीं ना कहीं जिसके बाद जिस तरीके से कोर्ट बनी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का लगाया गया कि फास्ट ट्रैक बनी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट का समाधान चालू किया गया बाकायदा। फास्ट ट्रैक की वजह से शायद कहीं ना कहीं मामले पुलिस के लिए भी मजबूरी बन गए कि रेप के मामले अगर वो झूठे हों चाहे सच्चे हों, दर्ज करना पुलिस के लिए एक मजबूरी है। कोई भी महिला है किसी भी थाने में पहुंच के एफआईआर दर्ज करा सकती है, जो वो 0 एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो बाकायदा कहीं भी कोई भी महिला जाके एफआईआर दर्ज कराती है, इसलिए आंकड़े जरूर बढ़ गए। अंकुश, मैं इस बात पर कहूँगा कि रेप के मामले हैं जो कहीं ना कहीं बढ़े हैं, लेकिन अंकुश भी इस तरीके से कहूँगा कि जो बच्चियों के मामले हैं उस पर नहीं लगा है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालों और जवाबों का सिलसिला राकेश सोनी जी के साथ यूं ही चलता रहेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 न्यूज़।